नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत कुलम एकेडमी पर। हमारा जो इससे लास्ट वाला पहले हमने टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद हमारा आज का नया लेक्चर होने वाला है किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, यानी कंप्यूटर के प्रकार के ऊपर। आज हमारा जो वीडियो है, आज हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है हमारा कंप्यूटर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। इस पर हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, यानी कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ा था और जाना था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन और बाकी सारी चीजें, कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना है। अब अगला टॉपिक हमारा आज का होने वाला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार जो है आपने कई जगह पढ़े होंगे 5 होते हैं, कई जगह पढ़े होंगे 3 होते हैं। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं आपके मन में कि असल में सर कंप्यूटर के प्रकार असल में कितने होते हैं और किसके आधार पे होते हैं। तो भाई कंप्यूटर के प्रकार 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 3 भी होते सब तरह के हैं, लेकिन उसको बताने का तरीका यानी कि डिफाइन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है? 2 आधार पे हम कंप्यूटर को बांटते हैं। कितने आधार पे बांटते हैं भाई? 2 आधार पे हम कंप्यूटर्स को बांटते हैं। एक तो फंक्शंस के आधार पर, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। और 2 टाइप से हम कंप्यूटर को बांटते हैं भैया ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके, दो प्रकार से हम कंप्यूटर को बांटते हैं। तो आपने जो 5 प्रकार पढ़े हैं वो भी आपने सही पढ़े हैं, आपने जो 3 प्रकार पढ़े हैं वो भी आपने सही पढ़े हैं। बस समझना इस बात को है, डिफाइन उस बात को करना है यहाँ पे कि किस आधार पे हमने उनको पढ़ा है। आपने पढ़ा है लेकिन मिक्स करके पढ़ा है, लेकिन वो सही नहीं था। अब हम उसी चीज को डिफाइन करके पढ़ेंगे, यानी कि आधार पे ऊपर बेस करके पढ़ेंगे कि असल में जो 5 प्रकार होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं और जो 3 प्रकार होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं। तो जो 3 प्रकार होते हैं वो होते हैं किसके आधार पर बेटा? वो होते हैं फंक्शंस के आधार पर, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं भाई? सर कार्य प्रणाली के आधार पर होते हैं। तो कार्य प्रणाली के आधार पे आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है भाई? एनालॉग कंप्यूटर होता है सर। दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर। और लास्ट और थर्ड वाला आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो आपने 3 प्रकार पढ़े हैं वो भी सही होते हैं, जो आपने 5 प्रकार पढ़े हैं वो भी सही होते हैं, लेकिन आपने उन चीजों को मिक्स करके पढ़ा है, इसलिए आपको अभी तक उनको समझ में नहीं आया, आप अभी तक डाउट में रहे, आप ऐसा उस पर संदेहपूर्ण स्थिति में रहते हो कि असल में 3 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, लेकिन असल में 3 प्रकार भी होते हैं, 5 प्रकार भी होते हैं, लेकिन उनको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, यानी कि उनके आधार अलग अलग होते हैं। जो हमारे 3 प्रकार होते हैं वो ऑन द फंक्शंस, 2 तरह से हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं, इसलिए जो 3 प्रकार आपने पढ़े हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस होते हैं, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर होते हैं, है ना। तो जो पहला हमारा आधार होता है वो कार्य प्रणाली का आधार होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जो आपने 3 प्रकार पढ़े हैं वो भी सही पढ़े हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर जो है कार्य प्रणाली के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और वहीं जो आपने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज पढ़ा है कि कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपने सही पढ़ा है, लेकिन आप हमेशा डाउट में रहे क्योंकि चीजों को आपको मिक्स करके आपने पढ़ा, कहीं ना कहीं आपने इस चीज लिए आप डाउट में रहे, आपने कहीं ना कहीं उनको मिक्स करके पढ़ा या आपको मिक्स करके पढ़ाया गया, लेकिन असल में इनको ऐसे पढ़ा जाता है कि 2 तरह से हम बांटते हैं कंप्यूटर को। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस पे 3 प्रकार होते हैं और 2 आधार पे हम बांटते हैं कंप्यूटर को। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यानी कार्य प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और साइज के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे कंप्यूटर हमारे होते हैं भाई माइक्रो कंप्यूटर। साइज में सबसे छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि आकार के आधार पर दूसरा प्रकार होता है हमारा आकार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके, ये 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो ये पढ़े होंगे आपने, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर।
अच्छा, ये तो सर प्रकार हो गए इनके। ये तो आपने हमारा डाउट सॉल्व कर दिया कि अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे कि 4 भी होते हैं 5 भी होते हैं, असल में होते कितने प्रकार के हैं। तो असल में आपको मिक्स करके पढ़ाया गया, आपने कहीं ना कहीं बुक से मिक्स करके पढ़ा, इसलिए आपको डाउट में रहा कि असल में 5 होते हैं 4 होते हैं कि टोटल मिला के 9 होते हैं, कितने प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के प्रकार 5 भी होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन उनके आधार अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर हम देखें तो 3 फंक्शंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में। 3 तरह के कंप्यूटर फंक्शंस के आधार पर 3 प्रकार से हमने कंप्यूटर को बांटा है। एनालॉग कंप्यूटर अलग होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर अलग होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर अलग होते हैं, है ना। वैसे ही 4 प्रकार जो आपने पढ़े वो पढ़े हैं आपने ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे। तो आपने इन चीजों को मिक्स करके पढ़ा है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको डाउट की स्थिति यानी कि संदेह की स्थिति आपके मन में हमेशा रही है कि असल में 4 होते हैं 3 होते हैं या फिर दोनों मिला के 7 होते हैं। ऐसा नहीं होता, 4 भी होते हैं 3 भी होते हैं, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस होते हैं जो 3 प्रकार होते हैं हमारे, और ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि आकार के आधार पर हमारे 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे जो कंप्यूटर के प्रकार हैं उनको हम 2 आधार पे बांटते हैं, है ना तो वो 3 होते, ना वो 4 होते, ना वो टोटल मिला के 7 होते। वो एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछेगा तो 2 आधार पे हम कंप्यूटर के प्रकार को बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पे अगर हम देखें 2 आधार पे हम बांटते हैं कंप्यूटर को, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पे हम देखें तो 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। और वहीं अगर हम देखें आकार के आधार पर तो दूसरे आधार होता है हमारा आकार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर हम देखें तो वो 4 होते हैं। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर उससे ठीक बड़े होते हैं मिनी, फिर उससे ठीक बड़े होते हैं मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा साइज होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर जब से बनना शुरू हुआ, कंप्यूटर की हिस्ट्री को अगर हम देखें शुरू से 1950 से, तो कंप्यूटर का विकास को अगर हम देखते हैं, कंप्यूटर के इतिहास को हम देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, तो कंप्यूटर का अस्तित्व जब से शुरू हुआ और कंप्यूटर जब से बनना शुरू हुआ तो कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, और आज के टाइम पे कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होने लगा है, ठीक है। तब कुछ साइज अलग था, तो उसके धीरे धीरे जब विकास होता गया कंप्यूटर में, जैसे जैसे कंप्यूटर और अच्छा बनता गया और अच्छा बनता गया, आप देखते आ रहे हो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम कैसे करते आ रहे हैं, छोटी करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं छोटी? ताकि उसको लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, और छोटी। पहले आपने देखिए कंप्यूटर पहले जो होते थे वो हमारे कितने बड़े होते थे, उनकी मशीन कितनी हैवी होती थी, वजनदार भी होते थे, लाने ले जाने में भी उनको काफी दिक्कत होती थी, वजनदार भी होते थे और काफी बड़े भी होते थे, जिससे उनको लाने ले जाने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर कितनी पतली होती है उनकी स्क्रीन भी पतली होती है और वो कम वजनदार होते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं भाई टेक्नोलॉजी को, चाहे आप मोबाइल फोन की बात कर लो, तो हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर से फिर लैपटॉप बना दिया। इसलिए तो बनाया ताकि वो साइज में भी छोटा हो जाए और लाने ले जाने में भी उसको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से जो अगर हम कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं तो कंप्यूटर के इतिहास में हम कंप्यूटर को यानी टेक्नोलॉजी को क्या किया है, धीरे धीरे विकास करते गए उसका और उसको छोटा करते गए। इसलिए कंप्यूटर के जो टाइप है यानी कि हमारे जो कंप्यूटर का प्रकार है वो साइज के आधार पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि साइज भी हम कैसा करते गए, बदलाव होता रहा है कंप्यूटर के साइज में। इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो अभी तक शुरू से लेके अभी तक उसमें काफी बदलाव हुए साइज में। इसलिए 4 प्रकार के कंप्यूटर आपको देखने मिलते हैं, साइज के आधार पर यानी कि आकार के आधार पर, वहीं फंक्शंस के आधार पर हमको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। क्योंकि इतिहास में देखे अभी तक शुरू से जब से विकास होना स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर का, तब से लेके अभी तक जो है वो 3 प्रकार के कंप्यूटर बन चुके हैं। 3 प्रकार से हमने कंप्यूटर्स का यूज किया है, 3 प्रकार के फंक्शंस में हमने कंप्यूटर को बांटा है। पहला जो हमारा कंप्यूटर होता है, अब पढ़ लेते हैं हम इन्हीं के अंदर कि ये किस तरह के कंप्यूटर होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और उनको डिफाइन कैसे करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कार्य प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें कोई यांत्रिकी लगी हो। क्या लगी हो भाई? कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा हो, यानी कि यांत्रिकी लगी हो। ये आपको याद रखना है, ये टर्म यूज होगा भाई। यहाँ पे कौन सा टर्म यूज होगा, मैकेनिज्म, यांत्रिकी। ये आपको पता होना चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जब कंप्यूटर बनना शुरू हो रहे थे, यानी कंप्यूटर की अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कंप्यूटर जब शुरू हो रहा था बनना, कंप्यूटर जब अस्तित्व में आ रहा था धीरे धीरे, और कंप्यूटर जब बनना शुरू हो रहा था तो सबसे पहले जो कंप्यूटर अस्तित्व में आया या सबसे पहले जो कंप्यूटर के टाइप बनना शुरू हुए
मार्केट के अंदर, तो सबसे पहला जो टाइप हमारे सामने आता है, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो सबसे पहला जो टाइप है वो निकल के आता है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो जिसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगा हो, यानी कि यांत्रिकी लगी हो, और उसको यूज करने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए हम क्या करें, कुछ ना कुछ यांत्रिकी का यूज करें, यानी कि मशीन का यूज करें, मशीन को हमको हाथों से हिलाना पड़े, चलाना पड़े, इसी को बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि जिसमें ह्यूमन को कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े, इसमें ऐसी यांत्रिकी लगी हो, जिसमें ऐसा मैकेनिज्म लगा हो, जिसमें हमको क्या करना पड़े, कुछ ना कुछ ह्यूमन को अपने हाथों से उसको चलाना पड़े, उसको यूज करने के लिए, इसी को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का ये एग्जांपल है। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल क्या होगा तो फिर सर, तो आप एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल होगा आपकी सुई वाली घड़ी। आपकी जो सुई वाली घड़ी होती है, जिसमें सुइयां लगी होती हैं, 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है। अच्छा, तो जितने भी, जैसा कि मैंने आपको इससे लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर सर गणना करने वाला डिवाइस है, यानी कि कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस है। इसीलिए जितने भी टाइप के कंप्यूटर हों, चाहे एनालॉग हो, डिजिटल हो, हाइब्रिड हो, मिनी हो, माइक्रो, सबका काम क्या होगा? कैलकुलेशन करने का, यानी कि गणना करने का। और जब सबका काम गणना करने का है, तो जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है वो भी क्या करेगा? गणना ही करेगा। तो गणना करने का काम तो है, लेकिन जी कैसे काम करेगा? एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन ही यही है कि जिसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगा हो, यांत्रिकी लगी हो, मशीन लगी हो, जिसको ह्यूमन को खुद चलाना पड़े, और तब जाके उसको क्या मिले, उस कैलकुलेशन का, जो भी वो कैलकुलेशन करवाना चाहता है उससे, यानी कि जो भी वो उससे गणना करवाना चाहता है, जो भी उससे वो कैलकुलेशन करवाना चाहता है, उसका वो आंसर दे दे। यानी कि वो कंप्यूटर जो जिसमें ह्यूमन को उसकी यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिज्म का यूज करके, उसके अंदर जो मशीन लगी है उसको चलाकर उसकी कैलकुलेशन का आंसर मिले, उसी को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि जिसमें ह्यूमन को एफर्ट लगाना पड़े। ठीक है, इसी का एग्जांपल है आपका क्या, आपके हाथ में जो सुई वाली घड़ी आप पहनते हो, वो क्यों है उसका एग्जांपल? वो कैसे कंप्यूटर हो सकती है? वो कंप्यूटर ऐसे हो सकती है क्योंकि वो भी क्या कर रही है भाई, वो भी टाइम कैलकुलेट करके बता रही है ना आपको। वो भी क्या बता रही है आपको? टाइम कैलकुलेट करके बता रही है, यानी कि समय की गणना करके बता रही है। घंटे की सुई बता रही है कि घंटे इतने हो गए हैं, और मिनट की सुई बता रही है इतने मिनट हो गए हैं, और सेकंड की सुई बता रही है कि इतने सेकंड हो चुके हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको देखना पड़ रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि भाई इतना टाइम हमारी घड़ी में हो गया है। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है भाई। उसमें क्या लगी है? यांत्रिकी लगी, यानी कि क्या लगा है? मैकेनिज्म लगा है। मशीन लगी है ना, वो बार बार चल रही है। उसमें क्या लगी है? सुइयां लगी हैं। उन सुइयों को हम क्या बोल रहे हैं? मैकेनिज्म, यानी कि यांत्रिकी लगी हुई है। और जिस भी डिवाइस में इस तरह की यांत्रिकी लगी होती है, मशीन लगी होती है, जिसको देखकर हमको खुद चलाना पड़ता है या एफर्ट लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसी को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऐसी मशीनों को एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। भाई आज के टाइम पे हमारे यहाँ किस तरह की वॉचेस चलने लगी हैं? अब तो स्मार्ट वॉचेस चलने लगी हैं, जिसमें आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। सीधा आप देखोगे टाइम दिख जाता है आपको 7:45। जैसे कि मैंने हाथ पे भी पहन रखी है, स्मार्ट वॉच है। तो स्मार्ट वॉच में क्या आपको एफर्ट लगाना पड़ता है? नहीं, आपको सर स्मार्ट वॉच में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जबकि भाई एनालॉग वाली जो हमारी सुई वाली घड़ी होती है, उसमें क्या देखना पड़ता है हमको कि मिनट की सुई कौन से टर्म पर है, घंटे की सुई कौन से टर्म पे है, और सेकंड की सुई कौन से टर्म पे है। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, तब आपको आंसर मिलता है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर वही कंप्यूटर कहलाते हैं जिनमें ह्यूमन को जो उसमें मशीन लगी हुई है, यानी कि मैकेनिज्म लगाया, यांत्रिकी लगी हुई है, उसको खुद गणना करके समझना पड़े, एफर्ट लगाना पड़े, उसी को एनालॉग कंप्यूटर बोला गया है। यानी कि जो आपके हाथ में सुई वाली घड़ी है वो एनालॉग कंप्यूटर है। और जबकि आजकल जो चल रही है मार्केट में, जिसमें आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, जिसमें सीधा वो टाइम बताता है आपको, डिजिट में टाइम बताता है। किसमें टाइम बताता है भाई? डिजिट में टाइम बताता है सर कि इतने बज के इतने मिनट हो चुके हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, यानी कि उसकी मैकेनिज्म, यानी कि जो उसमें यांत्रिकी लगी हुई है, उससे आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी, आपको केवल देखना है टाइम, दैट्स इट। इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है? स्मार्ट वॉच, क्योंकि वो अपने आप में स्मार्ट है भाई। और किस में आंसर दे रहा है भाई? डेट में आंसर दे रहा है, इसलिए तो वो क्या है? डिजिटल है। क्या है भाई? डिजिटल है। तो इसी से इसकी डेफिनेशन भी कवर होती है। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं या वो मशीनें होती हैं जो आंसर किस में दें? जो आंसर दें डिजिट में। किस में दें भाई? डिजिट में। ऐसी मशीनें जो आंसर देती हैं डेट में। तो आजकल के जो हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब काय में आंसर देते हैं भाई? डेट में आंसर देते हैं। किस में आंसर देते हैं? डिजिट में देते हैं, यानी कि 0 और 1 में देते हैं, यानी कि बाइनरी भाषा में देते हैं। जितनी भी मशीनें ऐसी हैं, जितने भी कंप्यूटर ऐसे हैं जो बाइनरी भाषा में आंसर देते हैं, यानी कि डिजिट में आंसर देते हैं। और डेट कौन सी यूज़ करते हैं? 0 और 1 यूज़ करते हैं, यानी कि बाइनरी भाषा का यूज़ करते हैं और डेट में आंसर करते हैं।
उसी को बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। ये तो हो गई इन दोनों की डेफिनेशन। अब सर, अब ये तीसरी चीज क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कैसा होता है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये तो अलग ही टाइप दिख रहा है। डिजिटल हमने समझ लिया। अच्छा, तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर के इतिहास की हम बात करें तो कंप्यूटर के इतिहास में ऐसी मशीनें आई, सबसे पहले शुरुआत कंप्यूटर की जब हुई, कंप्यूटर बनना जब शुरू हुआ कंप्यूटर के इतिहास में, तो ऐसी मशीनें आई जिसमें कंप्यूटर में क्या लगा रहता था, कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा रहता था, यांत्रिकी लगी रहती थी। उस यांत्रिकी पे क्या करना पड़ता था, ह्यूमन को अपने हैंड चला के या फिर उसमें खुद कैलकुलेट करके ये देखना पड़ता था कि उसकी गणना क्या निकल रही है, कैलकुलेशन क्या निकल रही है। जिसका एग्जांपल मैंने एनालॉग घड़ी आपको बता दी, सुई वाली घड़ी आपको बता दी। वैसे ही जैसे जैसे हम विकास करते गए तो हम किस पे आ गए, डिजिटल कंप्यूटर पे आ गए। और डिजिटल कंप्यूटर ने उसी चीज का आंसर बिना किसी एफर्ट लगा के हमको काय में दे दिया, डेट में दे दिया, यानी कि 0 और 1 में दे दिया, यानी कि बाइनरी भाषा में दे दिया। तो आजकल की हमारी जितनी भी मशीन या जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब हम किस में आंसर देते हैं, डेट में आंसर देते हैं, यानी कि अंकों में आंसर देते हैं। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। यानी कैसे कंप्यूटर है वो, जो आंसर कर रहे हैं डेट में, यानी कि वो कैसे कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। लेकिन अब तीसरी चीज आ गई इसके बाद हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों तो समझ में आ गई सर कि सबसे पहले जो मार्केट में आए या कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले जो कंप्यूटर होते थे जिनमें ह्यूमन को खुद एफर्ट लगा के उनकी मैकेनिज्म को चलाना पड़ता था, यांत्रिकी को चलाना पड़ता था, वो एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आजकल जो हम यूज कर रहे हैं जिनमें वो जो भी हम पूछते हैं उससे उस गणना का, उस कैलकुलेशन का आंसर वो काय में दे देता है, डेट में दे देता है। इसमें हमको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हमको केवल उसको क्या देना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है और सीधा उसका आंसर वो डेट में देता है। वही डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि आज का कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। लेकिन ये तीसरा वाला टर्म, ये तो सबसे अलग दिख रहा है, ये क्या है, ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी और एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को हम मिला दें तो क्या बन जाता है भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। क्या बन जाता है, एनालॉग और डिजिटल को ये आप मिला दो। आजकल के कंप्यूटर क्या है भाई, जैसा मैंने बताया आजकल कंप्यूटर सर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि वो काय में आंसर करते हैं, डेट में आंसर करते हैं, यानी कि 0 और 1 में आंसर करते हैं, यानी कि बाइनरी भाषा में आंसर करते हैं। इसलिए वो डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, केवल आपको अपनी कमांड देना है और वो सारा आंसर आपको काय में करेंगे, डेट में आंसर करेंगे। इसलिए उनको जो मशीन डेट में आंसर करे इसलिए तो उसको बोला जा रहा है डिजिटल कंप्यूटर। और आजकल सब कुछ क्या है, डिजिटल है ना, डिजिटल इंडिया है भाई, सब कुछ क्या है, डिजिटल है, इसलिए तो डिजिटल है। क्यों है, क्योंकि सब कुछ आंसर काय में कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म, चाहे आपकी जितनी वेबसाइट हुए, वेब प्लेटफॉर्म्स हुए, वो सब काय में आंसर करते हैं, वो सारे सर्वर वो सब कंप्यूटर से ही चलते हैं, वो सब काय में आंसर करते हैं। इसलिए तो हर चीज को मोदी सरकार क्या बोल रही है कि सब कुछ कैसा होना चाहिए भाई, डिजिटल। डिजिटल मतलब काय में, डिजिट में होना चाहिए, यानी कि आप केवल कमांड दो और आंसर मिले काय में, डिजिट में आंसर मिले, सीधी कैलकुलेशन जो भी आप बोल रहे हो वो सारा आंसर काय में मिले, डेट में मिले, यानी कि आप एक बार किसी को कमांड दो और आंसर सारा डिजिट में मिले और आपका काम हो जाए। तो एनालॉग और हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल इन दोनों को मिला दो तो हमारा क्या बन जाता है, तीसरा वाला कंप्यूटर बन जाता है, यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल। फिर इसके बाद हमने और थोड़ी तरक्की कर ली कंप्यूटर के इतिहास में, है ना। जैसे हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर आ गया तो हमको ऐसी जरूरत पड़ने वाली कि हम और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, जिसमें हमको जी वाली टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी और ये वाली टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर के विकास में आते आते अभी तक हमने इन दोनों को मिक्स करके एक नया कंप्यूटर बना लिया, हाइब्रिड कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, जो कि एनालॉग और प्लस डिजिटल दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है। और इसका एग्जांपल है आपकी पेट्रोल पंप की मशीन। क्या है भाई, पेट्रोल पंप की मशीन को ही हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा जब वो पेट्रोल डालता है, आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने जाते हो तो बड़ी सी मशीन लगी हुई है जिसमें से यांत्रिकी लगी हुई है, और उस यांत्रिकी से वो क्या डालता है, उसको खुद आना पड़ता है आपके पास। ऐसा तो नहीं है वो बोल देता हो कि पेट्रोल डाल दो तो मशीन अपने आप उठ के आ जाती हो। तो उसमें क्या लगी हुई है भाई, मैकेनिज्म लगी हुई है, यानी कि यांत्रिकी लगी हुई है, और यांत्रिकी को वो खुद उठा के लाता है, वहां पे बटन दबाता है और बताता है उसको कि इस तरह की कैलकुलेशन करो, कितने का पेट्रोल डालो भाई, 150 का पेट्रोल डालो। यानी कि यांत्रिकी भी लगी हुई है, यानी कि मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, जिसको किसको, ह्यूमन को खुद यूज करना पड़ रहा है, और आपकी गाड़ी में आता है वो और उस यांत्रिकी को लेकर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर देता है। यानी कि मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, यांत्रिकी भी है, और प्लस उसी चीज का वो वहां पे क्या दे देता है, कैलकुलेशन करके देता है, काय में दे देता है कि कितने का पेट्रोल भरवाना है आपको, 150 रुपए का भरवाना है, तो वहां पे वो भर देता है ना कि डेट में 150 रुपए। तो जहाँ पे काम मैकेनिज्म में भी हो रहा हो, यानी कि यहाँ पे यांत्रिकी भी लगी हो, मैकेनिज्म भी हो, और प्लस
उधर कैलकुलेशन किस में हो रही हो, डिजिट में हो रही हो, यानी कि वो कैसा, वो डिजिटल भी हो, उसी को बोला जाएगा एनालॉग और प्लस डिजिटल का मिक्सर, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जिसको बोला जाएगा। और इसी का उदाहरण हमारा पेट्रोल पंप की मशीन। अच्छा, इसका आप बता सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पेट्रोल पंप पे किया जा सकता है, और इसका एक बहुत अच्छा यूज़ हमारे मेडिकल साइंस में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मेडिकल साइंस में क्या किया जाता है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा, कई बार आप मूवीज़ में भी देखते होंगे कि हीरो बेड पर लेटा हुआ है और उसकी सांसें चल रही हैं, एक मशीन पे आ रही हैं लाइनों से बनी हुई, और एक पे कैलकुलेशन करके बता रहा है कि उसकी हार्ट बीट ये चल रही है, ब्रीदिंग ये चल रही है, ये चल रही। तो वो जो वेंटिलेटर मशीन लगी होती है वो भी काहे का एग्जाम्पल है भाई, और वो भी एग्जाम्पल है काहे का, हाइब्रिड कंप्यूटर का ही है, क्योंकि उसमें यांत्रिकी भी लगी हुई है, यानी कि मैकेनिज्म भी लगा हुआ है। क्योंकि आप देखते हो कि हीरो के बॉडी में सब जगह छोटी छोटी सी वेंस लगा दी गई है, मशीन लगा दी गई है, यानी कि मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, यानी कि यांत्रिकी भी लगी हुई है, और प्लस वो यांत्रिकी यूज करके हम क्या, वो मशीन क्या दे रही है स्क्रीन पर डिजिट में, यानी कि डिजिटल वे में उसका आंसर कर रही है कि उस व्यक्ति की हार्ट बीट इतनी है, ब्लड शुगर इतना है, ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। यानी कि इन दोनों के मिक्सचर से मशीन बनने वाली है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपकी पेट्रोल पंप की मशीन हुई, आपका वेंटिलेटर हुआ, इस तरह की जितने भी अप्लायंसेस हुए वो सभी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के हमारे कंप्यूटर हो गए। अब आ जाते हैं हम आकार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहला साइज कौन सा है हमारा? सबसे पहला साइज है सर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो यानी कि सबसे छोटा। माइक्रो का मीनिंग ही होता है सबसे छोटा, लघु, या फिर इसको आप लघु बोल सकते हो, लघु सूक्ष्म। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है भाई? लघु सूक्ष्म, यानी कि सबसे छोटा, है ना। माइक्रो का मीनिंग ही होता है सबसे छोटा या लघु या सूक्ष्म, यानी कि जो अपने साइज में ही बहुत ज़्यादा कैसा है, छोटा है, यानी कि लघु है, सूक्ष्म है, उसी कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आकार में सबसे छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए आपका कंप्यूटर, अच्छा इसके अंदर कौन कौन से, इसको मिटा देते हैं। इसके अंदर अब ये क्योंकि आकार में सबसे छोटा होता है, तो इसके अंदर किस तरह के कंप्यूटर आएंगे? जो आकार में सबसे छोटे होंगे। यानी कि जैसा कि आपको पता है हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक क्या है सर? कंप्यूटर है। तो इसके अंदर हमारा क्या जाएगा? मोबाइल फ़ोन आ जाएगा भाई, है ना। और क्या जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर जाएगा आपका, आपको पता नहीं होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इसका इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये वो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं जो हम सबसे छोटे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर मेमोरी भी सबसे छोटी होती है, क्योंकि साइज सबसे छोटा है, तो भाई मशीन छोटी लगी हुई है, डिवाइस छोटा लगा हुआ है, तो उनकी मेमोरी भी छोटी होती है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइज सबसे छोटा है तो मेमोरी भी कम ही होगी इनकी। मेमोरी सबसे कम होती है, मेमोरी कम है, साइज छोटा है, इसलिए स्पीड भी सबसे कम है भाई। स्पीड भी कैसी है? कम है ना। ये सारी चीज़ इसमें क्या होंगी? कम होंगी, लेस होंगी इनके मुकाबले। आगे आने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब आकार में बड़े हैं, तो वो सारी चीज़ों में बड़े हैं। आकार में तो बड़े हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आकार में बड़े हैं। आकार में तो बड़े हैं ही भाई, वो काय में बड़े हैं? वो मेमोरी में भी बड़े हैं, वो स्पीड में भी बड़े हैं, इसलिए उनका साइज बड़ा है। इसलिए बड़ा नहीं है कि उनका साइज ही बड़ा है केवल, इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनकी मेमोरी भी ज़्यादा है, उनका काम भी बड़ा है, इसलिए उनकी मेमोरी भी ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो माइक्रो कंप्यूटर यानी कि सबसे छोटे कंप्यूटर, लघु कंप्यूटर, सूक्ष्म कंप्यूटर को बोला जाता है, जो सबसे छोटे होते हैं। इनमें आपके मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, आपके टैबलेट्स इसमें आ जाते हैं ना, ये सब आप जानते हैं। सबसे छोटे कंप्यूटर ये होते हैं हमारे, जो साइज में सबसे छोटे होते हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन हो गया, दूसरा आपका टैबलेट्स हो गया, तीसरा आपका एक और आप टर्म नहीं जानते होंगे, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। IIT जी नीट के बच्चे जो यूज़ करते हैं वो वाला कैलकुलेटर होता है, थोड़ा इसका साइज आपके टैबलेट के साइज के बराबर ही होता है। एक कैलकुलेटर होता है इसमें, है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, ये अपना नॉर्मल वाला कैलकुलेटर नहीं होता जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, प्लस माइनस जोड़ने घटाने के लिए। ये वो कैलकुलेटर होता है जो IIT जी और नीट के बच्चे यूज़ करते हैं अपनी बड़ी बड़ी गणनाओं, अपनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, इसलिए ये भी इसी में आएगा।
इसके बाद आ जाते हैं हम मिनी कंप्यूटर पे। तो मिनी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? इनसे ठीक बड़े, माइक्रो से ठीक बड़े और इन दोनों से छोटे मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, साइज में इन दोनों से छोटे और माइक्रो से ठीक बड़े मिनी कंप्यूटर होते हैं। और मिनी कंप्यूटर में आ जाता है हमारा डेस्कटॉप, यानी कि हमारा कंप्यूटर आ जाता है, पीसी आ जाता है हमारा, और क्या आ जाता है, और आ जाता है इसके अलावा आप ले सकते हो लैपटॉप को इसमें। ये चीज़ें इसमें आती है ना, डेस्कटॉप आ जाता है हमारा, पीसी आ जाता है हमारा, लैपटॉप आ जाता है। जो इनसे ठीक बड़े होते हैं और इन दोनों से छोटे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मिनी कंप्यूटर, यानी कि जो साइज में माइक्रो से बड़े हैं और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटे हैं। जो साइज में माइक्रो से ठीक बड़े हैं और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटे हैं उन्हीं को बोला जाता है मिनी कंप्यूटर, यानी कि इसके और इसके बीच की कड़ी आप इनको बोल सकते हो। तो मिनी कंप्यूटर साइज में माइक्रो से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम और सुपर से छोटा होता है। क्योंकि माइक्रो से बड़ा है इसलिए साइज में इन दोनों से भले छोटा है, लेकिन क्योंकि माइक्रो से बड़ा है तो माइक्रो से इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो ऐसा कि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन की मेमोरी कम होती है, भाई डेस्कटॉप या पीसी की मेमोरी ज़्यादा होती है, तो इसकी मेमोरी भी कैसी रहेगी? माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा रहेगी। और स्पीड भी कैसी रहेगी भाई? स्पीड भी आपके माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा रहेगी। तो जैसे जैसे हम साइज में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो साइज में तो आगे बढ़ते जा ही रहे हैं, साथ साथ इनके जो फंक्शंस हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है तो साइज में भी छोटा है और इसके काम भी छोटा है, यानी कि इसमें मेमोरी भी आपको कम ही मिलेगी, स्पीड भी आपको कम मिलेगी। ठीक जैसे हम मिनी पे गए तो साइज आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, वैसे ही आपकी मेमोरी भी आपको उसमें ज़्यादा मिलेगी और इसमें आपको स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। तो साइज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनके जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब सबसे सुपर कंप्यूटर वो इसलिए नहीं सुपर कि उसका नाम सुपर है, इसलिए सुपर है कि उसकी मेमोरी सबसे बड़ी है और कार्य भी सबसे बड़ा है, यानी कि उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम साइज में आगे बढ़ते जाएंगे इनके कार्य भी बड़े होते जाएंगे और इनकी मेमोरी भी बढ़ती जाएगी, है ना। इसलिए साइज में बढ़ने का मतलब यही है कि इनके फंक्शन बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया सबसे माइक्रो, सबसे छोटे कंप्यूटर, यानी कि लघु सूक्ष्म कंप्यूटर को बोला जाता है। इसमें मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, आपका साइंटिफिक कंप्यूटर आ जाएगा, आपका टैबलेट आ जाएगा, है ना, जो कि मेमोरी जिसमें सबसे कम होती है, स्पीड सबसे कम होती है। फिर ठीक इसके बाद आ जाते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर, यानी कि छोटे कंप्यूटर को बोला जाता है। इसमें डेस्कटॉप आ जाएगा, पीसी आ जाएगा, आपका लैपटॉप आ जाएगा, जिनमें मेमोरी और स्पीड माइक्रो से तो ज़्यादा रहती है लेकिन मेन फ्रेम और सुपर से कम रहती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी, यानी कि माइक्रो से हम ठीक किस पे गए? मिनी पे गए। तो माइक्रो से तो ज़्यादा है इसमें स्पीड और मेमोरी, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर से कम है। अब इसके बाद आ जाते हैं, असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। क्यों? क्योंकि माइक्रो आप डेली यूज़ कर रहे हो, मिनी आप डेली यूज़ कर रहे हो, आपको पता है। मोबाइल फ़ोन सब चला रहे हैं, टैबलेट सब चला रहे हैं, कंप्यूटर सब चला रहे हैं, इनके बारे में आपको पता है। जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो ये, और यहीं पे कहानी शुरू होती है और वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको सीखना है। वो ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो और मिनी से तो बड़े होते हैं, सुपर से छोटे होते हैं, और ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है सर्वर बनाने के लिए। किस में यूज़ किया जाता है इनका? माय डियर, इनका यूज़ किया जाता है सर सर्वर बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है इनका? सर्वर बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। है ना, इनका यूज़ किया जाता है सर्वर बनाने के लिए। अब आप देखते होंगे कि आप कभी भी किसी को फ़ोन लगाते हैं तो एक मशीन बोलती है कि फ़ोन स्विच ऑफ है, एक मशीन बोलती है कि वो व्यस्त है, एक मशीन बोलती है कई बार क्या वो दूसरी जगह व्यस्त है या फिर रिचार्ज ख़त्म हो गया है। तो जितने भी टाइप के ये मैसेज आते हैं जब भी आप किसी को फ़ोन लगाते हैं और जितने भी टाइप के आपको ये मैसेज आते हैं वो मशीन, वो कंप्यूटर ही बोलता है। वो कौन सा कंप्यूटर होता है हमारा? वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, जब भी आप किसी को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन स्विच ऑफ जाता है और आपको मैसेज मिलता है कंप्यूटर से, मशीन बोलती है, कंप्यूटर बोलता है और आपको मैसेज जाता है कंप्यूटर से या मशीन से कि फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त है या फिर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। तमाम जितने भी मैसेज हैं, या रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो जितने तमाम मैसेज हैं या कवरेज एरिया से बाहर है ना, तो जितने भी तमाम मैसेज हैं जब भी आप किसी को फ़ोन कॉल करते हो तो आज के टाइम पे फ़ोन का यूज़ सभी कर रहे हैं। और जनसंख्या कितनी है आज? अगर आप इंडिया की बात करें तो
150 करोड़, जो 150 करोड़ अपने आप बहुत होती है कि नहीं। और अब उसमें भी सबसे ज़्यादा यूजर्स किसके हैं, जियो के हैं सबसे ज़्यादा यूजर्स। तो आप इवन इतना तो मान के चल सकते हैं कि 40 से 50 करोड़ यूजर्स आराम से जियो के होंगे। तो ऐसे में जियो कंपनी ये कर सकती है क्या कि एक पर्टिकुलर हर एक यूजर पे एक व्यक्ति बिठा के रखे, ताकि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर यूजर यानी कि उनका सिर्फ सब्सक्राइबर है वो किसी को ही फोन लगाए, आप या आराम एक दूसरे को अगर फोन लगाएं तो उसको वो पर्टिकुलर व्यक्ति जाके बोले कि ये व्यस्त है, ये स्विच ऑफ हो रहा है इसका फ़ोन, ये कवरेज एरिया से बाहर है, इसका रिचार्ज खत्म हो गया है। तो इतनी बड़ी वो टीम बिठा सकती है, क्योंकि उनकी सब्सक्राइबर करोड़ों में है। तो करोड़ों में स्टाफ बिठा सकते हैं क्या, वो नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? ना तो वो करोड़ों में स्टाफ बिठा सकते और ना करोड़ों में कोई इतना बड़ा डेटा का आंसर कर सकता है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि 1 मिनट में, क्योंकि इनकी क्षमता बड़ी है, इनकी स्पीड बड़ी है, जैसा कि मैंने बोला मिनी और माइक्रो से ठीक बड़े और सुपर से ठीक छोटे, यही होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इनका यूज होता है सर्वर बनाने के लिए। तो जब भी आप किसी को फ़ोन लगाते हो तो जो भी मशीन बोलती है कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कंप्यूटर बोलता है कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन व्यस्त आ रहा है, फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर है, फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, फला यूज़र का रिचार्ज खत्म हो गया है, कवरेज क्षेत्र से बाहर है। वो सब किसके द्वारा बोला जाता है? वो सब कौन बोलता है? ये कंप्यूटर के द्वारा ही बोला जाता है, कंप्यूटर ही बोलता है। और वो कंप्यूटर कौन सा होता है? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और अब उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं सर सर्वर बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? सर्वर बोल रहा है, वो है ना, कंप्यूटर बोल रहा है। यानी कि कौन बोल रहा है? सर्वर बोल रहा है। और किस टाइप का कंप्यूटर बोल रहा है? सर्वर कंप्यूटर बोल रहा है। और वो सर्वर कंप्यूटर और कोई नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, किसी भी टाइप का एजुकेशनल फॉर्म भरते हो, कॉलेज का फॉर्म भरते हो, किसी टाइप का कोई भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हो कोई भी, और उसमें सर्वर डाउन जाते हैं, तो वहाँ पे सर्वर का मतलब कौन क्या होता है? वहाँ पे सर्वर के रूप में हमने किसको बिठाल रखा है भाई? मेन फ्रेम को ही बिठाल रखा है। क्योंकि जहाँ पे करोड़ों यूजर्स एक साथ फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आप देखो कितनी आबादी है हमारे देश की, 150 करोड़। और 150 करोड़ में भी यार 50 करोड़ एक साथ फॉर्म भरते हैं, 10 लाख लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं, 20 लाख एक साथ फॉर्म भरते हैं। कभी भी कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है तो 10 लाख 20 लाख इस तरह से फॉर्म भरे होते हैं। तो एक साथ जब वो लोग फॉर्म भरते हैं तो ऐसे में उन लाखों गणनाओं का यूज, लाखों कैलकुलेशन का एक साथ आंसर कर पाना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, या लाखों व्यक्तियों की भी बस की बात नहीं है। तो ऐसे में वहां पे हम क्या बिठालते हैं भाई? वहां पे हम बिठालते हैं सर्वर कंप्यूटर को, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को, जो एक बार में 1 सेकंड के अंदर उन सभी फॉर्म को स्वीकार कर लेता है, यानी कि उनकी एक साथ कैलकुलेशन करके दिखा देता है। इसलिए है ना, हम सर्वर बनाने में किसका यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो माइक्रो और मिनी से ठीक बड़ा होता है और सुपर से छोटा होता है, जो कि 1 सेकंड के अंदर लाखों गणनाओं का आंसर कर सकता है बिना रुके, अच्छी स्पीड के साथ। और जब भी इस पे लोड पड़ता है तो हमको पता चलता है कि कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरा नहीं हो रहा, क्योंकि क्या चल रहा है भाई? सर्वर डाउन चल रहा है। क्या चल रहा है? सर्वर डाउन चल रहा है। यानी कि उस टाइम पे हमारा मेन फ्रेम भी डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी क्षमता भी है, उसकी भी एक क्षमता है, उस पर भी अगर लोड पड़ने लगता है, उस क्षमता से अगर बाहर कंटेंट चला जाता है, उस पर भी लोड पड़ने लगता है, तो वो भी क्या हो जाता है? डाउन होने लगता है। इसलिए जब भी कोई इस तरह का मैसेज आपके पास आता है तो वो किसके बारे में बात हो रही होती है? मेन फ्रेम के बारे में बात हो रही है। तो क्योंकि मिनी और माइक्रो से बड़े हैं तो इससे इसकी क्षमता भी बड़ी होगी, मेमोरी भी क्या होगी? ऑलमोस्ट मेमोरी इन दोनों से ज़्यादा होगी और स्पीड भी इन दोनों से ज़्यादा ही होगी। अब बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं हमारे जिनका यूज़ किया जाता है कहाँ पर? अब उनका नाम ही सुपर, तो नाम सुपर है तो काम भी सुपर ही होगा भाई। तो जो मिनी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम इन तीनों से बड़े हैं, साइज में इन तीनों से बड़े हैं और कार्य में भी इन तीनों से बड़े हैं, वही कहलाते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। यानी कि जिनकी मेमोरी सबसे बड़ी है। अब कार्य सबसे बड़ा है तो मेमोरी भी सबसे बड़ी होगी और स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। और इनका यूज़ किया जाता है कहाँ? सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनका वेदर डिपार्टमेंट में, यानी कि मौसम विभाग में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब क्योंकि जितनी जटिल गणना होगी उतने जटिल डिवाइस उसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि उतना अच्छा डिवाइस जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, जिसका स्पीड बहुत अच्छी होगी, ऐसा डिवाइस वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए चाहिए होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि मौसम विभाग की जानकारी सबसे ज़्यादा जटिल होती है, सबसे ज़्यादा गणना करने में कठिन होती है। और जितने भी तरह के हमारे हथियार बनते हैं उनको बनाने में, और जितने भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, मेडिकल मशीन बनती है, उनको बनाने में, जो अच्छी से अच्छी जटिल से जटिल गणनाओं का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट करती हैं कि आपका ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है, ब्लड शुगर इतना आ रहा है, हार्ट बीट इतनी आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करती है कि नहीं वो? तो वो सारी मशीन किसका उदाहरण? भाई सुपर कंप्यूटर का ही उदाहरण है। क्योंकि वहाँ पे जो है
मेमोरी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है वेदर विभाग में, यानी कि मौसम डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ताकि हमको मौसम की जानकारी पहले से मिल सके और ये पता चल सके कि इस एरिया में इस समय बारिश होने वाली है, हो सकता है आगे चल के भूकंप आ जाए, इसलिए हम पहले से तैयार रहें। तो कितनी जटिल गणना होती होगी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, आप बता सकते हो, भविष्य को बताता है एकदम से। एक तरह से ये क्या बता रहा है, वेदर की जानकारी हमको बता के, मौसम की जानकारी हमको बता के एक तरह से कितनी जटिल गणना का आंसर कर रहा है, सबसे जटिल गणना का आंसर कर रहा है वो ये कि मौसम की जानकारी पहले से बता रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है कि यहाँ पे इस समय बारिश होगी, यहाँ पे इस समय भूकंप आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी किसके काम कौन करता है भाई, सुपर कंप्यूटर करता है, इसलिए इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। अच्छा, एक बात मैं बताना आपको भूल गया, मेन फ्रेम का साइज कितना बड़ा होता होगा। मेन फ्रेम का साइज होता है लगभग, अगर आप 2-3 अलमारियों को एक साथ खड़ा कर दो तो वो साइज होता है मेन फ्रेम का। और मेन फ्रेम से क्योंकि ठीक बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, तो आप 10 अलमारियों को एक साथ खड़ा कर दो, एक पूरा रूम भर जाए, इतना बड़ा साइज होता है आपका सुपर कंप्यूटर का। तो जैसा इनका नाम है वैसा काम है, और साथ साथ उनका वैसा का वैसा साइज। तो जैसे जैसे हम साइज में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम काम में और उनकी स्पीड में भी बढ़ते जा रहे हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसलिए सुपर कंप्यूटर हमारा सुपर है, क्योंकि वो सबसे तेज गणना करता है और सबसे एक्यूरेट गणना करता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।